नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज हम एक करंट मुद्दे को डिस्कस करने वाले हैं। करंट मुद्दा क्या है? करंट मुद्दा है चुनाव आयोग वीएस राहुल गांधी या फिर इंडिया गठबंधन। अब मामला क्या है, आज हम शुरुआत करते हैं आज के दिन की न्यूज से। आज क्या हुआ कि जो विपक्षी एमपी थे या फिर जो इंडिया गठबंधन के एमपी थे वो मार्च करने दिल्ली पहुंचे और उन्हें जो मार्च करना था वो चुनाव आयोग की तरफ करना था। चुनाव आयोग पहुंचने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया गया, एक बस मंगाई गई और उस बस के अंदर सभी एमपी को ठूंस ठूंस कर भर लिया गया। उसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, उसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल थे। जब राहुल का ये बयान आया, राहुल ने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये जो लड़ाई है ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब मुद्दा ये उठता है कि संविधान को क्यों बचाया जा रहा है, आखिर संविधान को किससे खतरा है। ठीक है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। उसके बाद में 1:30 बजे के बाद में लगभग उन्हें छोड़ दिया गया। ये तो प्रतिक्रिया रही विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के एमपी की तरफ से। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया रही। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने एक लेटर जारी किया, ये न्यूज के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जयराम रमेश के नाम पर एक लेटर इशू किया था और हमने बोला था कि चुनाव आयोग में सभी एमपी को बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए आप लोग 30 एमपी लेकर आओ और हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन विपक्ष का मुद्दा यह था कि सबसे पहले हम मार्च करेंगे, उसके बाद में सभी एमपी जाकर चुनाव आयोग से मिलेंगे और अपने मुद्दों को उनके सामने रखेंगे। लेकिन जब उन्हें मार्च करने ही नहीं दिया गया तो आगे की बातचीत का रास्ता तो वहीं पर बंद हो जाता है। अब बातचीत चुनाव आयोग एमपी के सामने क्यों नहीं आना चाह रहा है, ये मुद्दा बड़ा है। कैसे? आप जानते हो कि चुनाव आयोग में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, आप जानते हो कि चुनाव आयोग में 3 मेंबर होते हैं। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, और संविधान में इन्हें संवैधानिक ताकत मिली हुई है या फिर सिक्योरिटी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई है। संविधान के आर्टिकल 324 के तहत भाग 15 में जो चुनाव आयोग है उसे सुरक्षा दी गई है ताकि किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी उसके ऊपर एक तरीके से दबाव ना बन सके। ठीक है, ये सारी चीजें रही। एक तरफ चुनाव आयोग में आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, दूसरी तरफ एमपी होते हैं जो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं जितना एक आईएएस आईपीएस होता है। आप जानते हो कि जो आईएएस आईपीएस होता है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट से गो थ्रू होकर ही उस वहां तक पहुंचा होता है, इसलिए आईएएस के सवालों का जवाब एमपी को देना भारी पड़ सकता है, लेकिन एमपी के सवालों का जवाब एक आईएएस आईपीएस को देना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतनी सारी चीजें हैं तो फिर एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर या चुनाव आयोग के जो आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो विपक्ष के सवालों से भाग क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा या शंका ये पैदा होती है। अब ये मुद्दा क्या है, इस मुद्दे को समझिए। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि मैंने एक वोटर लिस्ट थी उसका एनालिसिस किया और ये जो वोटर लिस्ट थी वो थी महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की। अब ये महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र है कहां? मैं बात करता हूं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिन सीटों में एक सीट है बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट, और इस बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के अंदर कुछ विधानसभा सीटें भी आती हैं, जिनमें से महादेवपुरा सीट है वो भी एक सीट है। तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए और उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने महादेवपुरा सीट पर, विधानसभा सीट में लगभग 1 लाख से ऊपर फर्जी वोटें बनाई हैं, जिनका सीधा सा बेनिफिट बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 में मिला है। क्यों? क्योंकि 2023 में कर्नाटक में
जो विधानसभा चुनाव है वो हो चुका था। उसके बाद में 2023 और 2024 के बीच में जो वोटर लिस्ट है वो क्या की गई, रिवाइज की गई, और उसी दौरान महादेवपुरा जो सीट है उसमें 1 लाख वोटर फर्जी बनाए गए। नकली जो एड्रेस के आधार पर एक ही कमरे में 80 वोटर के जो एड्रेस हैं वहां दिखाए गए हैं। पिता का नाम किसी का LP, Q, MP कुछ इस तरीके से चीजें रखी गई हैं। एक व्यक्ति ने कई कई जगह वोट डाली है और एक व्यक्ति के नाम पर भी कई कई जगह वोट डली गई है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में राहुल गांधी ने सामने रखी है। देश के जो देश की पब्लिक है उनके सामने उन्होंने ये प्रूफ किया है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटें बनाई हैं एक महादेवपुरा सीट के अंदर। और ये जो महादेवपुरा सीट है ये लोकसभा सीट जो बेंगलोर सेंट्रल है उसके अंदर आती है। यानी कि हम ये कह लें कि उस विधानसभा सीट में जो नकली या फर्जी वोटर बने हैं उनका जो डायरेक्ट जो बेनिफिट मिला है वो लोकसभा सीट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, अब यहां से चीजें आगे बढ़ती हैं। ये जो लोकसभा सीट है वहां पर 2 कैंडिडेट, जो मेन कैंडिडेट हैं वो 2 कैंडिडेट थे। कांग्रेस की तरफ से मंसूर अली खान और जो थी बीजेपी की तरफ से PC मोहन खड़े हुए थे। ये लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं। और लोकसभा में जब मैं PC मोहन की बात करता हूं तो उन्हें जो वोट मिली है वो 6,58,915 वोट मिली है। जब मैं मंसूर अली खान की बात करता हूं तो 6,26,208 वोट मंसूर अली खान को मिलती हैं। इनके बीच का जब डिफरेंस लिया जाता है तो डिफरेंस आता है 32,707। यानी कि यूं कह लें कि 32,707 का डिफरेंस ही जीत का रहा। और अगर महादेवपुरा जो सीट है उसमें 1 लाख फर्जी वोटें बनाई गई हैं, 1 लाख फर्जी वोटें अगर बनाई गई हैं तो ये कह लें कि इसका जो सीधा सा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला है। और यही मुद्दा है कि अगर कांग्रेस का कहना है कि जो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, अगर ये जो 1 लाख वोटें ना बनाई गई होती तो ये सीट बीजेपी को ना मिलती, क्योंकि 1 लाख वोटें बनी है, फर्जी वोटें 1 लाख बनी है और जीत का जो अंतर है वो मात्र 32,707 है। यानी कि ये जो लोकसभा सीट है ये कांग्रेस के खाते में जानी थी। उससे बड़ी चीज उन्होंने ये बोली कि अभी मैंने एक विधानसभा या एक लोकसभा सीट का ही ब्यौरा निकाला है। एनालिसिस जो मैंने किया है वो सिर्फ महादेवपुरा सीट का ही किया है। और इस प्रकार देश के अंदर चाहे हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे कर्नाटक है, बीजेपी ने इसी तरीके से फायदा लिया है, यानी कि वोटों की चोरी की है चुनाव आयोग के बेस पर। ये किसका कहना है? ये राहुल गांधी का कहना है। और उनका कहना है कि इसी तरीके से अगर मुझे चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में डाटा दे दे तो मैं ये साबित कर दूंगा कि लगभग 30 से 35 सीटों पर जो बीजेपी जीती है वो फर्जी वोटों से उन्हें चोरी करके ही वो पहुंची है। यानी कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली थी अगर वो चोरी की वोट ना यूज करती या उसका बेनिफिट ना लेती। ये कहना है राहुल गांधी का। ठीक है, अब ये तो रही सामने आपकी बात। अब आप लोगों को कुछ सवालों के सामने से गुजरना पड़ेगा। कैसे? अगर उन्होंने कहा, अब अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा टेक्निकली सोचिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। अगर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वोट चोरी की है, किसके आधार पर? वो जो चोरी कराई है वो चुनाव आयोग से चोरी कराई है। उस समय पर जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो राजीव कुमार थे। अब जो कमिश्नर हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो चेंज हो चुके हैं। अब मुद्दा ये आता है कि राजीव कुमार का कोई रिलेटिव था जिसे वोट का फायदा मिलना था। अगर राजीव कुमार की फैमिली से राजीव कुमार के रिलेटिव कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा था तो उन्हें 1 लाख फर्जी वोट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहला मुद्दा ये है। और अगर उन्होंने ये काम किया है तो इसका बेनिफिट किसे मिला है? तो राहुल गांधी ने कहा कि इनका जो बेनिफिट मिला है वो सीधा सीधा बीजेपी को मिला है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यानी कि मैं ये कहूं कि संविधान के अंदर भाग 15 में चुनाव आयोग को जो शक्ति मिलती है वो आर्टिकल 324 के तहत मिलती है।
यानी कि उनकी जो सुरक्षा है वो संविधान के तहत वो की गई है। कोई भी सरकार उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती है, और अगर दबाव नहीं बना सकती है तो ये 1 लाख वोटें बनाई क्यों गई, मुद्दा ये उठता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहा है। दूसरा कारण, या फिर रिटायर होने के बाद में सरकार से कोई लाभ राजीव कुमार को लेना था, इसकी वजह से उन्होंने 1 लाख वोटें बनाई। इन दोनों में से क्या कारण हो सकता है, ये आप लोगों को तय करना है। अब हम चलते हैं आगे। अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, अगर ये मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और जो बीजेपी की सरकार बनी है वो चोरी की वोटों से बनी है या फिर फर्जी की वोटों से बनी है, तो क्या चोरी की वोटों से बनी हुई सरकार संवैधानिक हो सकती है? और अगर चोरी की वोटों से बनी सरकार संवैधानिक नहीं हो सकती है तो क्या उसके द्वारा लिए गए फैसले संवैधानिक हैं? मुद्दा हमारा यह है। और अगर उसके फैसले संवैधानिक नहीं है तो 2024 के बाद में जो गवर्नमेंट ने फैसले लिए हैं, अगर उससे छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, चाहे फिर शिक्षक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन फैसलों से अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? इसका जो निर्णय लेना है वो जनता को लेना है और सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है। अगर ये बात सच निकलती है तो जो फैसले लिए गए हैं, अगर पुलिस ने गवर्नमेंट के पक्ष में जाकर या गवर्नमेंट से आज्ञा लेकर, हुक्म लेकर किसी शिक्षक का हाथ तोड़ दिया है, तो उस हाथ की भरपाई कौन करेगा? अगर वो गवर्नमेंट ही संवैधानिक नहीं पाई जाती है तो उसके फैसले संवैधानिक कैसे हो सकते हैं? ये कहना था राहुल गांधी का। और अगर ऐसा निकलता है तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आप जानते हो कि जब देश आजाद नहीं हुआ था और हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़ाइयां लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे नागरिकों को नहीं दी जाती थी। जैसे समानता का अधिकार हम लोगों को नहीं था, शिक्षा का अधिकार हम लोगों को नहीं था। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो लंदन से या ब्रिटेन से पढ़कर आए थे, आप जानते हो भली भांति इस चीज को। तो अब एक बाप ये सोचता है कि जो चीज मुझे नहीं मिली, जिस चीज से मुझे वंचित रखा गया, तो वो उससे वंचित मेरे बच्चे ना रहें। और यही दिमाग में किनके था? जो संविधान निर्माता थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जो गुलाम भारत में, जो अंग्रेजों के शासन में हमारे साथ में भेदभाव हुआ, जिन चीजों की हमें जरूरत थी वो चीजें हमें नहीं मिली, तो जब भारत आजाद होगा हम उन्हें किसी भी चीज से वंचित नहीं रखेंगे। हमारा ये क्या होगा, एक तरीके से कोशिश रहेगी कि आजाद भारत के लोगों को वो सब चीजें मिले जो अंग्रेजों के राज में हमें नहीं मिली। इसीलिए जब हम फंडामेंटल राइट देखते हैं 12 से 35 आर्टिकल तक, भाग 3 के अंदर, उसमें आप देखते हो कि क्या क्या रखा हुआ है। समानता का अधिकार हमें नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने समानता का अधिकार हमारे नागरिकों को दिया। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें नहीं था, उसके बाद में हमें क्या दिया गया संविधान में? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। राइट टू लाइफ का अधिकार हमें दिया गया है। हम अपनी मर्जी से वर्शिप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार उस समय पे हमें नहीं था, ये अधिकार हमें दिया गया। जब लोकतंत्र हमारा जो देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित हुआ, उस समय पर और बहुत सारे देश भी आजाद हुए थे, लेकिन जो देश आजाद हुए थे उन देशों में फिर से क्या हो गया? तानाशाही रूल जो है वो इंप्लीमेंट हो गया, वो वहां पर चलने लगा। लेकिन हमारे जो भारत है उसमें जो लोकतंत्र है वो आज भी चला आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है निष्पक्ष संस्थाएं, और उन्हें जो शक्ति दी गई है वो संविधान में डायरेक्टली शक्ति दी गई है, और उनमें से एक संस्था है चुनाव आयोग। क्योंकि आप जानते हो कि उस समय पे जो चुनाव होते थे वो इतने फेयर नहीं होते थे, ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं होती थी। और जो चुनाव होते हैं वो किसी भी लोकतंत्र या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बेस होते हैं, नींव होती है। अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे तो तानाशाही सरकार आने में देर नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने जो चुनाव आयोग है वो संस्था आर्टिकल 324 के तहत इसीलिए बनाई थी ताकि जो देश के अंदर चुनाव हो वो फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो चुनाव आयोग कितना बड़ा मुद्दा है,
इसीलिए उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उन्हें भी संवैधानिक शक्ति दी। जो यूपीएससी है, आप जानते हो कि आप एसएससी पर सवाल उठा सकते हो, आप कोई भी संस्था, जो एजेंसी है जो पेपर कंडक्ट कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप उस पर सवाल उठा सकते हो, लेकिन आप यूपीएससी पर सवाल नहीं उठाते हो। उसमें आप लोगों का विश्वास है कि यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो लीक नहीं होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से यूपीएससी क्या कराती है, एग्जाम कंडक्ट कराती है। क्यों कराती है? क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है और उस पर कोई भी तानाशाही, कोई भी प्रेशर नहीं चला सकता है। अगर इन संस्थाओं का जो मेन व्यक्ति होगा, अगर वो ईमानदार है, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकता है, क्योंकि उसे जो शक्तियां प्राप्त हैं वो सीधे संविधान से प्राप्त हैं। और उसमें चुनाव आयोग भी आता है, उसमें कैग भी आता है, उसमें जो SC ST जो नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग है या SC ST आयोग है वो भी आता है, और काफी सारी संस्थाएं उसमें आती है। तो चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं, और ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि एक संवैधानिक संस्था पर सवाल उठें। सुप्रीम कोर्ट पर उतने सवाल कभी नहीं उठते हैं। अगर कोर्ट के अंदर या संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल उठने लगे तो हमारा जो लोकतंत्र है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, ये आप खुद सोच सकते हो। तो ये जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला है। अगर आपको लगता है कि वोटों की चोरी हुई है और उससे क्या इफेक्ट हमारी जनता पर पड़ेगा, क्या इफेक्ट हमारे लोकतंत्र पर पड़ेगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय आप दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये मुद्दा अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर कोई चीज आप लोगों को दोबारा जाननी है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में उसका जो आंसर है वो आप लोगों को कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाजत। जय हिंद, जय भारत।